हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप सभी लोगों के लिए हमने इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज चलाई है। उसे हमने 3 भागों में डिवाइड करा है, आपका एनिशिएंट, मिडवियल एंड मॉडर्न इंडिया। एनिशिएंट इंडिया की मैंने आपको वीडियो दे दी है, आप उसे जाके देख सकते हैं। आई बटन में 30 मिनट में कंप्लीट करा के आपको दे दी है। आज हम बात करेंगे मिडवियल इंडिया की, और इसे भी हम बहुत कम समय में करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो हमने इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चलाई है, ये आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। क्यों ये इसलिए यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड में 30 मिनट में हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी एग्जाम आएगा, अगर उससे पहले आप रिवाइज करते हैं तो आपका इससे बिल्कुल अच्छी तरीके से इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो नए बच्चे रहेंगे, एक फ्लो चार्ट बन जाएगा उनके लिए कि किस तरीके से मुझे इतिहास को पढ़ना है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं, हमेशा याद रखिएगा, इस टाइमलाइन को आप बनाना सीख लीजिए। 2020 ये हमारा 0, और ये हमारा इससे पहले का टाइम पीरियड, ये हमारा बीसी का टाइम पीरियड है पूरा हमारा। फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे, जो हमारा प्रोसीजर पूरा चलता है 2020 में। ठीक है, तो ये बीसी का टाइम पीरियड इससे पहले है। इससे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर करीबन 2400 से लेके 1700 बीसी तक हमने देखा था कौन सी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने देखा। उसके बाद हमने 2 भागों में बांटा था, एक वैदिक एरा था, एक पोस्ट वैदिक एरा था, जो करीबन आपका 600 बीसी तक आपका पोस्ट वैदिक एरा चला था। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई हैं इन्हीं टाइम पीरियड के बीच में। आप देखेंगे यहाँ से लेके हमने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कवर करना है, जो है आपका 712 बीसी तक। 712 बीसी तक क्यों? 712 बीसी से ही हम मिडवियल इंडिया अर्थात मध्यकालीन भारत की बात करना स्टार्ट करते हैं, 712 ईस्वी से। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड रहता है, तो मैं आपको बता दूं, इसके बीच के टाइम पीरियड पे हमने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे हमने बौद्ध देखा है, जैन देखा है। एक इंपोर्टेंट है 16 महाजनपद, जिनमें हमने देखा मगध को, और मगध के हमने सारे एम्प्रेस को, जिसमें हमने चंद्रगुप्त को, मौर्य वंश को सबसे इंपोर्टेंट देखा। उसके बाद सारे वंश आए, उन्हें भी हमने देखा है, पुरानी वीडियो में आप उसे जाके देख सकते हैं। मौर्यंस के बाद भी इंडो ग्रीक, कुषाण, शक, सब लोग आए, जो करीबन आपके 712 बीसी तक भारत रहे। इन लोगों का भारत की तरफ आने का क्या कारण है, मैंने ये भी क्लियर कर दिया था कि आयरन की खोज जब से होने लगी, तो आयरन का होने का एक कारण क्या है, आयरन आपके पास है तो आप उससे कृषि कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। दूसरा, आपकी जो सेना है, सेना के पास आपके अगर वेपन्स आ गए और वेपन्स उसके हैं, तो आप स्ट्रांग बनेंगे आयरन के, तो इससे आपका एक विस्तार होगा, एक्सपेंड होगा। इसीलिए अब एक्सपेंड करना स्टार्ट होंगी चीजें कि अपने राज्यों का विस्तार कैसे होता है, ये सारी चीजें एक्सपेंड करना स्टार्ट होंगी। कब से? इस सेरा से। ठीक है, इस इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इस 712 बीसी की। 712 बीसी की। इससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगी। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा उसका आंसर क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं मिडवियल इंडिया की, मध्यकालीन भारत की। ठीक है, मिडवियल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, मिडवियल इंडिया की, मध्यकालीन भारत की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 712 ईस्वी का। इसके टाइम पीरियड पे हमें एक आदमी दिखता है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक व्यक्ति दिखता है जो 712 ईस्वी में आता है, और इसे सबसे पहला फर्स्ट सफल आक्रमण, पहला सफल आक्रमण इसे कहा जाता है भारत के इतिहास में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करा था, और वो उसे यहां से लूट के भारत से लेके चले गया। ठीक है, दूसरी चीज, इसके बाद एक बंदा आता है जिसे हम जानते हैं महमूद गजनवी के द्वारा, महमूद गजनवी के नाम से। ठीक है, महमूद गजनवी के नाम से हम इस व्यक्ति को जानते हैं, जो आपका 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया। उसके बाद आपका महमूद गजनवी आया, जो इस ईस्वी में आया। इसे हम गजनी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? ये गजनी का शासक था, इसलिए महमूद गजनवी गजनी का शासक था, इसलिए महमूद गजनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक हो गया।
दूसरी चीज, जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा, आज नहीं आने वाले टाइम में भी कभी आप अगर इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसे आप उस सब्जेक्ट के विद्यार्थी की तरह सोचें। किसी धर्म विशेष से जोड़ के ना सोचें कि ये ऐसा था, इस धर्म का था तो इसने ऐसे किया होगा, ऐसा मत सोचिएगा। उसे एज ए हिस्टोरियन, एज ए हिस्टोरी के विद्यार्थी की तरह समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो महमूद गजनवी आपका 101 में इसने अपना पहला आक्रमण करा। इसने 17th टाइम 17 बार भारत पे आक्रमण करा है। और इसका एक इंपोर्टेंट है, जो सोमनाथ का मंदिर पे इसने आक्रमण करा। ठीक है, ये तीन चीजें इसके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये 712 ईस्वी से हम चल चुके हैं 101 तक। ये ग्राफ मैं यहाँ पर आपके लिए क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि समझ सके। हम 712 से हम पहुंच चुके हैं 101 तक। 101 से इसने करीबन 1027 तक ये रहा। आपने इसने 1027 तक आक्रमण भारत पे करा, और आक्रमण करा, भारत को लूटा और वापस चले गया। या यूं कह सकते हैं, जब भी इसे पैसे की जरूरत हुई भारत आया, लूटा और यहाँ से वापस ही चले गया। कौन? महमूद गजनवी। ठीक है, इसने यहाँ ये शासक करा। यहाँ करीबन 300 सालों का जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें इंडिया के बीच में और शासक भी चलते रहे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। छोटे मोटे राज्य भारत में चलेंगे, कंटिन्यूसली हमेशा चलेंगे। इस चीज को ध्यान रखिए, कभी भी माइंड से मत हटाइएगा सिर्फ कि यही चल रहे होंगे, नहीं। इनके पीछे पीछे भी छोटे छोटे राज्य अभी भी, मतलब अभी का मतलब इस टाइम पीरियड में पीछे चल रहे होंगे। आने वाले जो हम बातें करेंगे सारे सनों की, उसमें भी वो चल रहे होंगे। तो दिमाग में इस चीज को भी रखिएगा कि दो चीजें हैं, एक तरफ हम पढ़ेंगे इन इंपोर्टेंट को, और दूसरी तरफ रहेंगे और सारे चीजें दूसरी साइड रहेंगी। आपका कश्मीर का शासक, आपका मालवा के शासक, आपके चौहान वंश, परमार वंश, ये सारी चीजें भी साइड बाय साइड कंटिन्यूसली चले आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी महमूद गजनवी भाई साहब जो थे, ये आपके 1027 तक ये आपके महमूद गजनवी भाई साहब, इन्होंने करीबन भारत पे 17 बार आक्रमण करा, इन्होंने शासन किया। इसके बाद एक बंदा आता है जो काफी इंपोर्टेंट है इस भारत के इतिहास में, और उस बंदे का नाम है गौरी। मोहम्मद गौरी के नाम से उसे जाना जाता है। गौरी काफी इंपोर्टेंट शासक रहा, इस पूरे टाइम पीरियड का काफी इंपोर्टेंट शासक रहा। इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने जो मोहम्मद गौरी था, इसने 1173 में इसने अपना पद शासन करा था। गौर एक इलाका है, वहां का ये शासक बना। और इसके बाद इसने भारत आते ही 1191 1192 दो बैटल लड़ी हैं, जिसे हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये बैटल हुई है आपकी 1191 और 1192। और एक बैटल इसकी एक और इंपोर्टेंट गिनी जाती है 1194 में, जिसे हम चंदावर का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो आपका जयचंद के साथ हुई है। जयचंद के साथ आपकी एक इंपोर्टेंट बैटल हुई है मोहम्मद गौरी की। ठीक है, इसने भी भारत में आया। अब जो इन शासक हैं, इन शासकों की एक नीति है जो अब चेंज होने वाली है, और ये शासक अब लूटने के साथ साथ देश का, अपने जो किंगडम है उसका विस्तार भी करना प्रारंभ करते हैं। इसी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत ये गौरी भाई साहब अपने एक आदमी को यहीं छोड़ के चले जाते हैं, जिसे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से इसे जानते हैं। तो इसने 3 बैटल है, इसने और बैटल भी लड़ी है, बट हम सिर्फ इंपोर्टेंट को देखिए क्योंकि हमें रिवाइज करना है, इसलिए इसकी जो 3 बैटल इंपोर्टेंट है 1191 की, 1192 की और 1194 की, जो इसकी 3 बैटल हैं ये काफी इंपोर्टेंट है। ये पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गौरी के मध्य हुई है, और ये आपकी 1194 की आपकी चंदावर में जयचंद के बीच हुई है। ठीक है, ये इनको जीत के वहीं से वापस चले गया। इसी टाइम पीरियड पे मैंने आपको बताया कि भारत में इसी टाइम पीरियड पे ये नहीं था कि ये चीजें समाप्त हो गई, ये चले गए तो यहाँ से सिर्फ यही भारत में स्थित हैं। इसी समय पे भारत में आप देखेंगे कि आपको यहीं पर भारत में गुज्जर वंश भी देखने को मिलेगा, परिहार वंश भी देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको चौहान वंश, परमार वंश, मैंने अभी भी बताया आपको, ये सारे चौहान, परमार वंश, ये सब वंश भी साथ साथ आपकी कंटिन्यूसली टाइम पीरियड में लगातार चलते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो यहाँ शासक छोड़ के गया था, ये इंपोर्टेंट शासक है। इसने एक नए वंश की स्थापना करी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये आपका क्या था, एक गुलाम था, जिसे कह सकते हैं एक स्लेव था। किसका? गौरी का ये स्लेव था। तो इसीलिए इसने स्लेव डायनेस्टी या स्लेव किंगडम की स्थापना करी, स्लेव वंश की स्थापना करी है। तो स्लेव वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है, बट किताबों में वास्तविक संस्थापक, रियल संस्थापक, वास्तविक फाउंडर किसे माना जाता है?
इल्तुतमिश को माना जाता है। इसे क्यों माना जाता है इसे देखेंगे, और इल्तुतमिश कौन था हम इसे भी आगे देखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम देखते हैं गुलाम वंश। अब हम प्रारंभ कर चुके हैं दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में हमने प्रवेश कर लिया है। दिल्ली सल्तनत में हमने प्रवेश कर लिया है। इसमें सबसे पहला वंश जो है वो है आपका गुलाम वंश। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो गुलाम वंश है ये आपका 1206 से 1290 के बीच का इसका टाइम पीरियड है। 1206 से 1290 के बीच का टाइम पीरियड है। पहला शासक जो इसमें आता है हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके ज्यादा हमें डीप नहीं जाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया है, कुतुब मीनार का निर्माण कराया है। दूसरा इसने कराया है 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण कराया है। अजमेर में है ये 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तीसरी इसकी जो मृत्यु हुई थी पोलो खेलते टाइम, बहुत बार पूछा जाता है पोलो खेलते टाइम किस शासक की मृत्यु हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पहला शासक था इसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होगी कब, पोलो खेलते टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक की आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड मैंने बताया 1206 में गद्दी में बैठा, तो करीबन ऐसी 1206 से 1208-10 तक करीबन ये रहा। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट एक शासक आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश एक शासक आता है। ये जो इल्तुतमिश शासक था इसने क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार थी पूरी नहीं बनी थी, इसने यहाँ पर कंप्लीट इसको करा इल्तुतमिश ने। इसने एक इंपॉर्टेंट करी चालीसा, चालीसा का गठन करा, जिसे हम तुर्क ए चहलगामी के नाम से भी जानते हैं, तुर्क ए चहलगामी के नाम से भी जानते हैं। 40 सरदारों का एक ग्रुप था। जो कंपेयर करना चाहें तो आज की हम पीएम की मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो उसी प्रकार की एक चालीसा बनाई थी पीएम की मिनिस्टर, जो आज हम देखते हैं चालीसा, उसके हिसाब से इसने एक चालीसा बनाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसकी एक चीज ये भी है कि इक्ता प्रणाली का इसने प्रारंभ करा है, इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इसने यहाँ पर करा था। ठीक है, इल्तुतमिश रहा। इल्तुतमिश के बाद आपको एक शासक देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट एक शासक रही, रजिया सुल्तान, इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो रजिया सुल्तान, सबका ग्राफ एक बार ध्यान में रखेगा, अपने माइंड में पूरा रखेगा क्योंकि मुझे मिटाना पड़ रहा है। तो रजिया सुल्तान काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी फर्स्ट वुमेन रूलर रही। ठीक है, पहली महिला शासक रही है कौन, रजिया सुल्तान। और ध्यान रखिएगा कि इतने बड़े पद पर सुल्तान के पद पर रही हैं रजिया सुल्तान, और महिला का होना इतने बड़े पद पे, जो वहां तुर्क चहलगामी मैंने आपको बताया अभी इल्तुतमिश ने प्रारंभ करा, उनको ये रास नहीं आया, तो उन्होंने इसको हटाने की कोशिश करने लगे। इसको हटाने के लिए इसको साजिशें रची गई, इसको हटाया गया, वहां से इसे हटा दिया गया। इसकी शादी हुई थी अल्तुनिया के एक शासक थे, इससे उनका विवाह हुआ। ठीक है, इनका विवाह हुआ, अल्तुनिया से इनकी शादी हुई। तो इसके बाद कुछ और शासक भी आए जो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है इस सीरीज में, जैसे आपका बहराम शाह, नासिर दून, ये काफी शासक आए, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एक शासक आता है जो आपका बलबन, एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है बलबन। बलबन ये वही व्यक्ति है जो चालीसा ग्रुप बनाया गया था, उनमें से ही एक व्यक्ति है। तो इसे पता था कि ये चालीसा ग्रुप काफी राजा के निर्माण में, इस चालीसा ग्रुप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, या राजा के निर्माण के साथ साथ समाज के, राज्य के निर्माण में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो बलबन था इसने इस चालीसा को समाप्त कर दिया गया। दूसरी, इसके साथ साथ इसने एक बहुत महत्वपूर्ण नीति का जन्म करा, जिसे हम कहते हैं, कौन सी नीति, आप सभी लोग मुझे बताएंगे, जिसे हम कहते हैं लौह एंड रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के नाम से इसे हम जानते हैं, लौह एवं रक्त की नीति के नाम से इसे हम जानते हैं। ये बलबन ने स्टार्ट करी, चालीसा का समापन इसने करा। और इसने एक इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी सिजदा एंड पैबोस, सिजदा एंड पैबोस, ये तीन चीजें, और इसके साथ और भी करें इंपॉर्टेंट ये तीन है, ब्लड एंड आयरन, लोहा एंड रक्त की नीति, चालीसा का समाप्त, और सिजदा और पैबोस इस बलबन जो शासक थे इन्होंने स्टार्ट करा। इस बलबन के बाद एक शासक और आए जो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, कैमूर्स थे, अंतिम शासक थे इस वंश के। ठीक है, ये वंश यहीं पर समाप्त होता है। गुलाम वंश जैसे ही समाप्त हुआ, ध्यान रखिएगा ग्राफ को चला के कंटिन्यूसली चला के रखेगा। ये हमने देखा 1206 से 1290 तक आपका गुलाम वंश रहा है। ठीक है, गुलाम वंश रहा है। अब आएगा खिलजी वंश। तो अब हम पढ़ेंगे खिलजी को, खिलजी वंश को हम पढ़ने वाले हैं। खिलजी वंश, खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है किसे, हाँ एक चीज छूट गई थी गुलाम वंश में, इल्तुतमिश
और ऐबक में वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, मैंने आपको बताया था ऐबक क्या था। ऐबक आपका महमूद गौरी जो था उस टाइम पे, महमूद गौरी का क्या था, एक स्लेव था। तो स्लेव कभी भी वास्तव में सुल्तान नहीं हो सकता, तो इसलिए जो वास्तविक सुल्तान माना जाता है इल्तुतमिश को माना जाता है, इसीलिए इसे वास्तविक सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश का अब हम बात करेंगे खिलजी वंश की। तो इसका टाइम पीरियड था 1290 से 1320 तक का इसका टाइम पीरियड था। यहाँ पर खिलजी वंश आएगा, 1320 तक खिलजी वंश रहेगा। इसका संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। ये कुछ समय तक चलता रहा, इसके बाद इसकी हत्या कर दी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी हत्या कर दी। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। काफी इंपोर्टेंट ये एक यहाँ पर एक पात्र है इस खिलजी वंश का, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड रहा वो 1296 से लेके 1316 तक, 1296 से लेके 1316 तक आपका टाइम पीरियड रहा। इस अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे इंपोर्टेंट काम किए हैं, जैसे इसने सबसे पहले नकद वेतन देना, कैश देना अपने सैनिकों का काम, नकद वेतन देना इसका काम था। स्थायी सेना, परमानेंट मिलिट्री इसने बनाई, स्थायी सेना इसने बनाई है। ठीक है, परमानेंट मिलिट्री इसने बनाई है। इसके बाद घोड़ों को दागना, घोड़े दागने का काम इन्होंने किया है किसने, ताकि मैं अपने सैनिकों को पहचान सकूं। हुलिया लिखना अपने सैनिकों का, अपना सैनिकों की बिल्कुल जिसे हम आज की डेट में आधार कार्ड कहते हैं उस टाइप का हुलिया इन्होंने बनाने की कोशिश करी है, अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक चीज है, वो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली। मार्केट में जो आपकी कैपिटल है उसको कंट्रोल करने का, जो आपका मूल्य है, मार्केट प्राइस है, एमआरपी है, उसको कंट्रोल करने का काम किसने करा, वो जो नीति बनाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। 1296 से लेके 1316 तक इसमें तीन चार काम किए हैं, जिसमें हमने अभी अभी देखा नकद सेना, स्थायी सेना, घोड़ों को दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना, आपका मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने करी। इसके बाद एक शख्स आता है मुबारक खिलजी। इसी अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक शख्स आता है मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि ये अपने राज दरबार में कभी कभी नग्न अवस्था में भी चले जाता था। स्त्रियों एवं पुरुषों के साथ ये ज्यादा रहता था, और स्त्रियों के कपड़े पहन के ये बाजार, अपने जो राज दरबार है वहां पर स्त्रियों के कपड़े पहन के भी घुमा करता था। तो ये जो मुबारक खिलजी है ज्यादा इंपोर्टेंट शासक नहीं रहा, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत विस्तार करा, 1296 से लेके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहा। इसने बहुत अपना शासन को एक्सपेंड करा, अपने शासन में बहुत ज्यादा आगे तक एक्सपेंड करते रहा। ठीक है, इसके बाद कुछ शासक आए, इंपोर्टेंट नहीं है, कुछ शासक आए जैसे खुसरो खां आपका वजीर। ये खुसरो खां इसका वजीर था जो गद्दी पे बैठा, फिर खुसरो खां को ही मार दिया। अब नया वंश जो आएगा तुगलक वंश के नाम से नया वंश आएगा, उन्होंने इसका समापन कर दिया। तो अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश की। हम जल्दी जल्दी से सब कवर कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि हम सिर्फ एक रिवाइज ले रहे हैं, एक रिवाइज कर रहे हैं। अब आएगा तुगलक वंश। ठीक है, ये टाइम पीरियड था हमारा, हमने अभी देखा 1206 से 1290 तक। इसके बाद हमने देखा 1290 से 1320 तक आपका कौन सा वंश रहा। सबसे पहले आपका वंश था कौन सा, सबसे पहले था आपका गुलाम वंश, फिर था आपका खिलजी वंश। इसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश आपका रहा 1320 से लेके 1398 तक आपका तुगलक वंश रहा। अब हम इस वंश के इंपोर्टेंट शासकों की बात करेंगे, क्या रहा इस इंपोर्टेंट का। सबसे पहला शासक रहा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को क्यों जाना जाता है, इन्हें नहरों के निर्माण, इन्होंने नहरों का, एक तो संस्थापक थे इसके, दूसरा नहरों का निर्माण और कुएं और नहर की जो प्रणाली है उसे विकसित करने का काम किसने करा, आपका गयासुद्दीन तुगलक ने उसको निर्माण करने का नाम करा है। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1325 के टाइम पीरियड पे, इनकी मृत्यु हो जाती है, वापस लौटते हैं युद्ध अभियान से, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक और शासक जो इस तुगलक वंश में भी काफी इंपोर्टेंट रोल करता है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के नाम से इसे जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक एक सबसे सर्वाधिक शिक्षित शासक जिसे कह सकते हैं, वेल एजुकेटेड था, ये विद्वान था। ठीक है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा इस पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शिक्षित यही व्यक्ति था। ठीक है, इसे क्यों जाना जाता है,
इसे इसकी सनक भरी योजनाओं के लिए जाना जाता है। एक्चुअली सनक भरी योजनाएं तो इसकी थी नहीं, बट हो गई कारणवश, जैसे इसने अपनी जो राजधानी थी उसका परिवर्तन कर दिया। जो इसकी राजधानी थी उस राजधानी को इसने देवगिरी से दौलताबाद चेंज कर दिया। इसकी जो राजधानी थी वो देवगिरी से इसने दौलताबाद चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा, इसने अपना जो कर है, ये दोआब का जो कर होता है उसमें वृद्धि कर दी। इसी दोआब के टाइम पीरियड में यहाँ क्या है, यहाँ अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ गया और उसी टाइम पे इसने वृद्धि कर दी। तो कैसे लोग पे करते, ये भी सही नहीं हो पाया। इसमें डिमोनेटाइजेशन जो हमने करा, वैसे ही इसने भी अपने जो सिक्के थे उन्हें बदला, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि लोगों ने घरों में ही सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए इसे क्या कहा गया, इसे सनक भरा राजा कहा गया, सनक भरी कहा गया। इसे फूल्स किंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। मूर्खों का राजा है, फूल्स किंग इसे के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसको रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है, रक्त पिपासु के नाम से भी मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है, ठीक है। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे, ये हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, देख रहे हैं 1325 में हमने देखा। इसी टाइम पीरियड पे 1336 ईस्वी में एक राज्य की स्थापना होती है, जो हरिहर बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना करी। हरिहर एंड बुक्का दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना करी, ठीक है। विजयनगर राज्य की स्थापना करी और हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, अब क्या होने वाला है, अब ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ इंडिया है और ये साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया फेमस है किसके लिए, अपने स्पाइसेस के लिए, अपने मसालों के लिए साउथ इंडिया फेमस है। नॉर्थ इंडिया क्या है, एक तो कंज्यूमर है इनका, दूसरा नॉर्थ इंडिया ही रास्ता है इस स्पाइसेस को ले जाने का, कहाँ, यूरोप में, क्योंकि समुद्री मार्ग की खोज अभी तक नहीं हुई है, तो यूरोप जाने का रास्ता आपका नॉर्थ इंडिया से ही है। और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने का काम कौन करेगा, डेक्कन स्टेट्स, ठीक है। जो डेक्कन स्टेट से हैं वो इसे जोड़ने के काम करेंगे। तो ये जो बफर जोन है काफी इंपॉर्टेंट है। इस बफर जोन को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, आपने देखा होगा साउथ इंडिया में कम आक्रमण हुए हैं, क्यों हुए हैं, इसका कारण ये डेक्कन ही है। डेक्कन में काफी अच्छे और बड़े साम्राज्य देखने को मिले हैं डेक्कन में, और यही इस डेक्कन में स्थापित हो जाता है। अब 1336 में एक नया राज्य स्थापित हो रहा है जिसे विजयनगर के नाम से जानते हैं। हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना करी, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो जाता है वो दो चीजें करता है, एक तो या तो मैरिज अलायंस बनाएगा, ठीक है, या तो वैवाहिक संबंध बना देते हैं, या युद्ध करते हैं, या नॉर्मल आपका फ्रेंडशिप इनके साथ करी जाती है। तो तीन तरीकों से इसके साथ डेक्कन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी जाती है, ताकि साउथ इंडिया से सब कुछ ले ला के यहाँ आया जा सके और इस रूट पे भी अपना कब्जा हो सके, ठीक है। ये तो थी एक बफर जोन के बारे में बताने की। मैं बता रहा था आपको 1336 विजयनगर, 1336 विजयनगर, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। हरिहर एंड बुक्का दो भाई थे, इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना करी, जो संगम डायनेस्टी के भी नाम से जाना जाता है। फिर इसी तरीके से 1347 में आपका बहमनी स्टेट की भी स्थापना हुई है। 1347 ईस्वी में, 1347 में बहमनी राज्य की। इसी के साथ साथ बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, तो इस टाइप के अलग राज्य भी आपके इस एरिया में देखने को मिले हैं, जो आपका डेक्कन स्टेट के नाम से आगे जाने जाएंगे, ठीक है। डेक्कन को इन्होंने इंप्रूव करने का काम करा, ठीक है। हम बात कर रहे थे तुगलक की, तो तुगलक में हमने देख लिया मोहम्मद बिन तुगलक को हमने पढ़ा, गयासुद्दीन तुगलक थे, फिर हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक आए। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट शासक जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया, वो आया फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बड़ा अच्छा था, बट इसकी जो कार्य योजनाएं थी वो इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाई। इस कारण इसका पूरा इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ गया समाज में, और इस नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव में बदलने का काम करने की कोशिश करी फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक जो शासक था, इन्होंने क्या करा, जो टैक्सेशन सिस्टम इस एमबीटी ने स्टार्ट करा था, इसने करीबन 24 प्रकार के जो कर पहले से निर्धारित करे थे उन्हें समाप्त कर, जैसे आज की डेट में हमारे पास जीएसटी है, उसी की तरीके से इसने 4 कर प्रणाली को इजाद करा और 4 कर रखे, जो लिमिटेड 4 कर रखे, ठीक है। किसने, फिरोज तुगलक ने लिमिटेड 4 करों को रखा। इसने जैसे जजिया, जकात, इस टाइप के आपके कर देखने को मिले। और ये जजिया आगे देखेंगे इसका सफर, इस जजिया का क्या सफर रहा, तो फिरोज तुगलक ने, ध्यान रखिएगा, जजिया को इंप्लीमेंट करने का काम करा है, ठीक है। फिरोज तुगलक ने जजिया को इंप्लीमेंट करने का काम करा है। और एक इसने स्टार्ट करा दीवान ए बगान, ठीक है। इसने एक
जो संस्थान है दीवान है बदगान के नाम से इसे जाना जाता है। जो आपके दास हैं, इसके जो स्लेव्स थे, उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, उनके बारे में जानकारी, उनके बारे में उनकी क्या सही है क्या गलत, उसके बारे में बताने के लिए इसने दीवान है बदगान की स्थापना करी, जो एक इसका शासक रहा था। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड पे एक बहुत भयंकर आक्रमण कहा जाता है भारत के इतिहास में। 1398 में एक आक्रमण हुआ है, जो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। इसने तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है 1398 में। ठीक है, अब यहीं से हम देखेंगे जो हमारा मुगल सल्तनत है वो यहीं से अपनी कुछ जानकारी यहाँ से लेके चले गया। अब यहाँ मुगलों का आक्रमण कैसे होगा, कैसे कुछ वंश आते हैं, कुछ छोटे मोटे वंश अब आएंगे। ज्यादा इंपोर्टेंट यहीं तक तुगलक वंश 1398 तक ही था, भले ही दिल्ली सल्तनत में इसके बाद 2 वंश और देखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 1320 से लेके 1290 से 1201 से लेके 1201 से लेके आपके 1290 तक, फिर 1290 से 1320 तक, फिर 1320 से हमने देखा 1398 तक। तो तीन वंश यहाँ पर हो गए। इसके बाद एक वंश आता है 14 वंश, जो फोर्थ वंश है, उसे हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। सैयद वंश के नाम से जानते हैं। तो ये 1398 गया। देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1398 गया, बट इसके बीच में शासक आए। कहीं कहीं पे इसे 1398 से डायरेक्ट 14140 तक भी दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो इंपोर्टेंट है ये जो आपका सैयद वंश है, ये ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक नहीं रहा, इसमें भी शासक कुछ इतने इंपोर्टेंट नहीं रहे। तो सैयद वंश जो रहा, सैयद वंश आपका 1414 से लेके 1451 तक आपका ये रहा। इसमें कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट इतना ज्यादा है नहीं। सैयद खां तैमूर लंग का सेनापति था, जो इस सैयद वंश का बाद में सैयद वंश का ही इसने स्थापना कर दी। जो तैमूर लंग मैंने आपको बताया 1398 में इसने आक्रमण करा, फिरोज तुगलक को इसने हराया। उसके बाद इस सैयद जो सेनापति था तैमूर लंग का, उसने इस सैयद वंश की स्थापना कर दी। इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट कुछ है नहीं। इस सैयद वंश के बाद एक वंश आता है, अंतिम वंश इस दिल्ली सल्तनत का, जो है लोधी वंश। ठीक है, इस अंतिम वंश आता है सैयद वंश के बाद लोधी वंश, और लोधी वंश का टाइम पीरियड है आपका 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है, 1451 से लेके 1526 तक लोधी वंश का स्थापित है। इसका शासक जो था तो बहलोल लोधी ने इसकी फाउंडेशन करी। किसकी? लोधी वंश की स्थापना आपकी बहलोल लोधी ने करी है। ठीक है, अफगान शासक था। फिर इसके बाद इसमें भी बीच में ऐसी ही चीजें होती रही, जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। इसके बाद एक चीज आती है जो हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हाँ जी, अब आने लगी है मुगलों की पूरी कहानी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यहाँ स्टार्ट हुई है, और फर्स्ट बैटल ऑफ जो पानीपत हुई वो आपकी हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपकी 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। एक नया खिलाड़ी इस मैदान में है, वो बाबर, और बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। और इसी युद्ध के साथ बाबर ने जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर ही दी एंड करता है, और इसी के साथ एक नई सल्तनत आती है जिसे हम मुगल वंश की या मुगल डायनेस्टी या मुगल के नाम से जानते हैं। तो अब बढ़ते हैं मुगल्स की तरफ। क्या है मुगल्स? इस चीज को हमने ग्राफ लाइन के माध्यम से समझिएगा। पूरी चीज क्या थी, पूरी चीज आपने समझा तो आपका 1206 से लेके 1526 तक आपकी दिल्ली सल्तनत रही है। अब इसके बाद हम 1526 से आगे पढ़ेंगे। बाबर से 1707 तक हम देखेंगे आपकी कौन सी? मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मुगलों को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहली चीज मुगल में हम देखते हैं जो मुगल वंश था उसको देखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। इस मुगल के साथ साथ ही, मुगल से पहले या जो हम कहें मुगल के साथ साथ, और जो आपका दिल्ली सल्तनत थी उसके साथ साथ आप देखेंगे इन्हीं बीच में आपको बहुत सारे स्वतंत्र राज्य भी देखने को मिलेंगे। जैसे आपका कश्मीर आपका उस टाइम पे अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। जौनपुर, ठीक है, जौनपुर, बंगाल, ये सब स्वतंत्र राज्य थे उस टाइम के। मालवा, गुजरात, मेवाड़, तो ये सब आपके स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे उस टाइम पे, जब आपका दिल्ली सल्तनत चल रही थी और मुगल सल्तनत। तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। और इसी टाइम पीरियड पे कुछ आपके सूफी आंदोलन भी हुए हैं। इसी टाइम पीरियड पे आपके सूफी आंदोलन भी हुए हैं और भक्ति आंदोलन भी हुए हैं।
तो सूफी आंदोलन है, भक्ति आंदोलन में, सूफी आंदोलन में कई तो आपके इन शासकों के जो हमारे शासक थे इससे पहले और आने वाले जो शासक हैं उनके गुरु रहे, कई उनके पास जाते थे, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी थे, ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, आपके निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, निजामुद्दीन औलिया थे, आपके बाबा फरीद थे, इस टाइप के आपकी सल्तनत में, सूफी आंदोलन में, भक्ति आंदोलन में आपका मीराबाई आप देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु आप देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास आप देखेंगे, कबीर। तो ये आपको यहाँ पर भक्ति आंदोलन के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, इंडिपेंडेंट स्टेट, दिल्ली सल्तनत के बाद हम बढ़े हैं मुगल सल्तनत की तरफ। मुगल सल्तनत में सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं मुगल संस्थापक, मुगल वंश के संस्थापक, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस कहानी में है वो है मुगल वंश के संस्थापक बाबर। जैसे मैंने आपको बताया बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी 1526 में, तो 1526 से ही आपका मुगल सल्तनत में बाबर का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और ये करीबन 4 साल रहता है 1530 तक। बात करते हैं, इसने कुछ बेहतरीन युद्ध लड़े और इसने अपने साम्राज्य को इतना एक्सपेंड कर दिया कि इसकी एक्सपेंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है, ठीक है, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रही, ये रही आपकी इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के मध्य। इसके बाद 1527 में बाबर का एक और युद्ध हुआ जिसे हम जानते हैं खानवा के युद्ध से, खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं, खानवा का युद्ध हुआ। और जो 1527 का खानवा का युद्ध हुआ है वो आपका राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ है। फिर इसके बाद इसने एक और बैटल कर दी जो 1528 में हुई और 1528 की इस बैटल को हम चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये मैदनी राय के मध्य हुई है, मैदनी राय। इसके बाद होता है 1529 में एक और युद्ध जिसे हम घाघरा का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो होता है आपका अफगानों के मध्य। तो इसकी एक्सपेंडिशन देखिए किस तरीके से इसने एक्सपेंड करा अपने आप को। पहले तो इसने पूरा जो दिल्ली सल्तनत थी, पहले जो इसकी पूरी दिल्ली सल्तनत थी आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। ये अगर इंडिया का मैप है, ये अगर इंडिया का मैप है तो इसने दिल्ली सल्तनत का जो पूरा राज्य था उसको खत्म नहीं किया। फिर इसने राजस्थान, गुजरात इस साइड एरिया में भी अपना करना पड़ा। फिर चंदेरी, मैदनी राय, फिर और अफगानों का जो एरिया है ये इलाका, इस इलाके को भी पूरा इसने जीत लिया। तो इसने अपना साम्राज्य बहुत विस्तार कर लिया था इन सारे युद्धों को जीत के। और 1530 में इन भाई साहब की डेथ हो जाती है। 1530 में आपके इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं। बाबर के बाद आता है हुमायूं। बाबर के बाद एक शासक आता है जिसका नाम हमने इतिहास में देखा, या जिसका नाम है आपका हुमायूं। हुमायूं ने लड़ा चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच। हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसे सब कुछ मिला, उसके बाद भी ये थोड़ा एक्सपेंड नहीं कर पाया उस तरीके से जैसा आपका बाबर छोड़ के गया था। तो इसने चौसा का युद्ध लड़ा 25 जून को इसने चौसा का युद्ध लड़ा है। 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा है, ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ा। और ये जो चौसा का युद्ध रहा है ये आपका शेर खां, जिसे हम बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जानेंगे, शेर खां वर्सेस हुमायूं के मध्य रहा और शेरशाह इसमें विजयी रहा था, ठीक है, शेरशाह इसमें विजयी रहा। तो 1539 में जो हुमायूं था इसने और युद्ध भी लड़े। 1539 से पहले इसने 1531 में देवरा का युद्ध भी लड़ा था। 1531 में इसने देवरा का युद्ध भी लड़ा है। उसके बाद इसने 1540 में दोबारा से बेलग्राम, या जिसे हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं, वो भी लड़ा है। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी लड़ा है 1540 में ही, वो भी शेरशाह के साथ ही लड़ा। फिर इसमें फिर हार गया ये हुमायूं, तो हुमायूं हार के यहाँ से चले गया सिंध में। हुमायूं यहाँ से हारने के बाद सिंध में चले जाता है। सिंध में करीबन इसने 15 साल ये सिंध में रहा। यहीं इसकी जो विवाह हुआ, यहीं इसका विवाह हुआ है और यहीं इसका विवाह हुआ, ठीक है। 1540 में यहाँ रहा, 15 साल इसने करीबन वहां रहा। तो इसका विवाह हो जाता है हमीदा बानो बेगम से इसका विवाह हो जाता है। जो इसके एक गुरु थे उनकी लड़की थी, उससे इनका शादी हो जाती है, तो विवाह हो जाता है हमीदा बानो बेगम से। और यहीं से एक बेहतरीन शासक अकबर निकल के आता है। अब इसके बारे में देखेंगे अकबर क्या है, उससे पहले इनका देख लें कब तक चलते हैं। तो इनकी विवाह हुआ, विवाह होने के बाद शेरशाह सूरी
विवाह होने के बाद ये दोबारा से इन्होंने शासन करा, दोबारा से भले ही आए 1556 में, इनकी पुस्तकालय से गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है। 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियां थी, उससे गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। ठीक है, इसके बीच में एक शासक जिसकी हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी, उसको भी कवर करते हुए चलते हैं। तो जो शेरशाह सूरी था, तो इनकी 1500 आपका 39 1500 आपका 1500 ये आपका 39 तक रहा, फिर 1531 में आपका यहाँ पर देवरा का युद्ध हुआ है, फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ है। तो 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के 1556 सॉरी। ठीक है, इसके बाद शेरशाह सूरी को भी हम साथ साथ देख लेते हैं। शेरशाह सूरी, जिसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी, इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। आपने सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी इन्होंने कराया है। अफगान वंशी थे, पिता इनके जमींदार थे। ठीक है, पिता इनके जमींदार थे, तो उन्होंने जमींदार से एक शासक के रूप में अपनी पूरी रही इनकी जर्नी। काफी अच्छे शासक रहे ये भी। ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना करी है। ठीक है, डाक प्रथा, भारत में जो डाक प्रथा का श्रेय दिया जाता है इन्हीं को दिया जाता है। डाक प्रथा का प्रारंभ भी इन्होंने किया था, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड आपने देखा, यहाँ पर इन्होंने 1539 में आपका हुमायूं के साथ युद्ध लड़ा है। हुमायूं के साथ युद्ध लड़ा है, उसके बाद से ये आपके 1550 तक करीबन शासन में रहे। ठीक है, शेरशाह सूरी के बाद शासक जो मैंने बताया, हुमायूं और बेगम जी का जो पुत्र हुआ वो हुआ अकबर। और अकबर एक महान शासक के रूप में आज भी जाने जाते हैं। अकबर एक महान शासक के रूप में आज भी जाने जाते हैं। और इनका टाइम पीरियड भी बहुत सक्सेसफुल टाइम पीरियड रहा। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक इन्होंने अपना राज करा। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक इन्होंने राज करा। इनका जो 1556 से 1605 में, 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ कालानौर में। 1556 में इनका राज्याभिषेक हुआ है कालानौर में। इनके संरक्षक थे बैरम खां। ठीक है, इनके संरक्षक कौन थे? बैरम खां, जिसे हम केयर टेकर के नाम से जानते हैं, केयर टेकर ऑफ अकबर। तो ये थे आपके बैरम खां। ठीक है, 1556 में इन्होंने राज्यभाषा करा। कुछ टाइम तक बैरम खां रहे, फिर बैरम खां की मृत्यु करा दी गई इन्हीं के अंदर के लोगों के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, अकबर ने संपूर्ण भारत, लगभग संपूर्ण भारत को, करीबन 18 राज्यों को इन्होंने उत्तर भारत के या कहें उन्हें जीता। फिर दक्षिण भारत में भी अपना आधिपत्य करा। करीबन कंप्लीट इंडिया को इन्होंने, संपूर्ण भारत को अपने अंदर कर लिया। जो हुमायूं ने चीजें छोड़ दी थी, जो अकबर ने, जो सॉरी आपका बाबर ने जीती थी, उसके अलावा भी अकबर ने अपने आप को बहुत एक्सपेंड करा। और इसके साथ साथ इस अकबर की जो नीतियां रही वो काफी इंपोर्टेंट नीतियां रही और काफी अच्छी नीतियां रही समाज के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफी इंपोर्टेंट रही। इन्होंने क्या क्या करा, देखिए, अकबर ने आपकी जो दास प्रथा थी, स्लेव जो थे, उसको समाप्त कर दिया। दास प्रथा समाप्त कर दी। अभी मैंने बताया था आपको जजिया कर, तुगलक, फिरोज तुगलक के टाइम पे जजिया कर को भी इन्होंने समाप्त कर दिया। किसने? अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता है वो भी इन्होंने समाप्त कर दिया। इबादत खाना, जहां पर कोई भी धर्म का व्यक्ति आके इबादत कर सकता था, हमने क्वेश्चन आंसर कर सकता था, इबादत खाने की इन्होंने बनवाया। दीन इलाही, इन्होंने एक धर्म की स्थापना करी। जब मनसबदारी प्रथा की प्रारंभ भी अकबर के द्वारा करा गया है। और बहुत से लोग कहते हैं कि इनके शासन में एक इनके जो सेनापति थे, प्रमुख सेनापति थे, किनके? अकबर के जो प्रमुख सेनापति थे वो आपके मानसिंह थे, हिंदू, आपका मानसिंह थे, हिंदू। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत से लोग ना, आप देखा होगा इनके प्रति नेगेटिव चीजें आपको दिखाई गई होंगी अकबर के प्रति। बट जब भी आप चीजों को देखें तो इस चीज को देखेगा, अगर हिंदू सेनापति है तो कितना आपको हिंदू स्किन के ऊपर विश्वास रहा होगा, ये सारी चीजें रहेंगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अकबर के सेनापति मैंने बताया आपको, मानसिंह इनके सेनापति रहे। इनके दूसरा प्रमाण मिलता है इनका उदारवादी होने का। वो मिलता है क्या? इनके जो रत्न थे, उनमें आपने देखा होगा, आपने देखा होगा इनके जो 9 रत्न थे उनमें आपको हिंदू भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अकबर का टाइम पीरियड था 1556 से लेके 1605 तक, काफी इंपोर्टेंट टाइम पीरियड रहा। इसके बाद इनका ही एक पुत्र हुआ। पिताजी इतने अच्छे थे, इनके गुरु इतने अच्छे मिले। तो 1556 से 1605 के बीच के बाद आपका, इससे पहले एक शासक रहा बाबर, हुमायूं, अकबर के बाद आता है जहांगीर, जिसे हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, न्याय का
जंजीर इन्होंने लगाई हुई थी अपने शासन में, तो न्याय की जंजीर थी, एक बेल टाइप की लगाई हुई थी, जिसे भी न्याय चाहिए होता था वो इनके पास आया करते थे। और जो जहांगीर का टाइम पीरियड था वो 1605 से लेके 1627 तक आपका जहांगीर का टाइम पीरियड था। न्याय की जंजीर के नाम से इन्हें जाना जाता था। किन्हें? न्याय की जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता था। और जो जहांगीर का टाइम पीरियड था उसे, जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन एज ऑफ आर्ट, गोल्डन एज ऑफ आर्ट के नाम से भी, या चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से भी जहांगीर को जाना जाता है। ठीक है। इनके पुत्र थे, उसने विद्रोह किया, फिर उसी को गुरु तेग बहादुर ने, सॉरी, गुरु अर्जुन देव ने संरक्षण दिया था, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी जहांगीर ने। तो इस टाइप से इसका कुछ रहा। और मेहरुनिसा का आपने नाम सुना होगा, नूरजहां मेहरुनिसा का संबंध भी जहांगीर के साथ ही था। तो जहांगीर के बाद 1627 जहांगीर का टाइम पीरियड रहा। जहांगीर के टाइम पीरियड के बाद जहांगीर का पुत्र हुआ जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर। जहांगीर के बाद आया शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। अकबर ने बहुत एक्सपेंड करा, बाबर ने भी अपने आप को बहुत एक्सपेंड करा, ये मॉडरेट रहे। हुमायूं इतना ज्यादा नहीं कर पाए थे, जहांगीर मॉडरेट रहे ना। अब शाहजहां के पास बहुत सारी डिफिकल्टी शाहजहां ने उत्पन्न कर दी। शाहजहां ने क्या करा? शाहजहां ने स्थापत्य कला को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस दी। इसने आगरा का किला और बहुत सारे किलों को इसने निर्माण कराया। मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला। तो इसने बहुत सारी चीजों का जो स्थापत्य कला है, मयूर सिंहासन, लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, स्थापत्य कला, इसका निर्माण करा। इसीलिए इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, और जहांगीर को आपका आर्ट का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, चित्रकला का और स्थापत्य कला का आपका शाहजहां का जो टाइम पीरियड था, इसका टाइम पीरियड शाहजहां का आपका 1627 से लेके 1627 से लेके 1657 तक इसका टाइम पीरियड था। किसका? शाहजहां का। ठीक है, शाहजहां का आपका स्थापत्य कला का इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा जो पैसा था शासक का था, इन्होंने स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा पैसा लगाया। मयूर सिंहासन इस टाइप में रहा, तो ये ज्यादा इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे विद्रोह हुआ, इनका भी ये सही तरीके से दमन नहीं कर पाए, और आगे चल के इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद इनका बेटा आता है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब 1657 तक शाहजहां रहा। फिर उसके बाद 1658 से लेके 1707, 1658 से लेके 1707 तक औरंगजेब रहा। औरंगजेब को सब कुछ किससे मिला? शाहजहां से मिला। मतलब शाहजहां की जो गलतियां थी, शाहजहां ने जो किया, अब उसकी भरपाई औरंगजेब को करनी थी। तो 1658 से लेके 1707 तो भले ही औरंगजेब ने अपने आप को काफी एक्सपेंड करा, मगर इससे बहुत ज्यादा विद्रोह देखने को मिले। हर जगह से इसके टाइम पीरियड में विद्रोह देखने को मिलेगा। ये इस साइड जाता था तो इस साइड विद्रोह आ जाता, इस साइड जाता था तो इस साइड विद्रोह आ जाता, जहां जाता था उससे पहले ही दूसरी साइड विद्रोह उत्पन्न हो जाता था। फिर भी इसने काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल करा, और काफी औरंगजेब को इसने अपने पिता को ही बंदी बना दिया, शाहजहां को बंदी बना दिया था। तो इसकी उनकी वहीं जेल में डेथ हो गई थी कुछ टाइम पीरियड में। औरंगजेब को आपको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, औरंगजेब को आपका जिंदा पीर, औरंगजेब को आपको जिंदा पीर, मैं जहांगीर के बारे में बताया था, जहांगीर नहीं, जहांगीर को न्याय की जंजीर कहा जाता, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। न्याय, जहांगीर को जिंदा पीर के नाम से नहीं, आपका औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसने वही कर वापस कर दिया जिसे अकबर समाप्त करके चले गए थे। अब क्या जरूरत थी इस जजिया कर को वापस लगाने की, पता नहीं, बट अकबर ने जिस जजिया कर को समाप्त कर दिया था उसे पुनः से ये लिया है, जजिया कर इसने पुनः से लगा दिया। ठीक है, जजिया कर उन्होंने पुनः से लगा दिया। ठीक है, हर जगह इनका विद्रोह हुआ है। इन्होंने संगीत पे पाबंदी, जो संगीत कला, चित्रकला जो आपकी जहांगीर के टाइम पीरियड पे चली थी, उस संगीत पे ही पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी। भले ही अपने आप में ये भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था औरंगजेब, बट इसने आपका संगीत पे भी पाबंदी लगा दी थी। ठीक हो गया। इन्होंने गुरु तेग बहादुर की भी हत्या कराई, गुरु तेग बहादुर की भी हत्या आपकी औरंगजेब ने कराई है। उसके बाद बीबी का मकबरा, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, कई बार पूछा जाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है आपका क्या? बीबी का मकबरा, वहां पर बीबी का मकबरा करा। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार, सर्वाधिक करीबन 337 नंबर था हिंदू मनसबदारों का। मनसबदार पर्सन थे जो अपने टैक्स कलेक्शन करते थे, तो मनसबदारों का सर्वाधिक जो रहते थे वो इसके शासन काल में, किसके? औरंगजेब के टाइम पीरियड पे आपके सर्वाधिक 337 हिंदू मनसबदार रहे थे। इसी के टाइम पीरियड पे मंदिरों पे भी आक्रमण हुआ कहा जाता है, इतिहास की पुस्तकों में हमने देखा। सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण हुआ है इसके टाइम पे, विश्वनाथ के मंदिर पे, केशव राय के मंदिर पे आक्रमण हुआ है। और 1707 में
इसकी मृत्यु हो जाती है। 1707 में आपकी इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, इस मुगल डायनेस्टी यहीं पर खत्म, औरंगजेब की यहीं पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मुगल खत्म, दिल्ली सल्तनत खत्म। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट बीच बीच में शासक भी रहे, क्योंकि सभी चीजें रहती हैं कि एकमात्र यही नहीं थे, कुछ इंपोर्टेंट बीच बीच में और भी रहे हैं, तो यही चीजें तो रहेंगी नहीं, तो कुछ इंपोर्टेंट बीच बीच में भी रही हैं, तो उनको भी हम देखते हैं कि क्या क्या वो बीच में रही। इसके बीच में हमने देखा मराठा रहे, इनके बीच में मराठा भी रहे हैं, मराठाओं का उत्कर्ष भी हुआ है, मराठा किंगडम, मराठा रहे हैं। ठीक है, मराठा भी इसके बीच बीच में ही डेवलप हुए हैं, औरंगजेब से थोड़ा सा पहले के टाइम पीरियड पे आपके मराठाओं का स्थापन हुआ है। शिवाजी इसके संस्थापक माने जाते हैं। शिवाजी के पिता थे आपके शाहजी, शाहजी जो मनसबदार थे, मैंने आपको बताया शाहजी वो एक मनसबदार थे। ठीक है, इनका बेटे हुए शिवाजी, शिवाजी ने अपना एक स्पेशल किंगडम, एक नया राज्य बनाने का प्रयास करा और बनाया भी बहुत सब। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, इन्होंने नया किंगडम बनाया। गुरु रामदास और कर्णदेव, गुरु रामदास और कर्णदेव इनके गुरु थे। ठीक है, इन्होंने बीजापुर, आपका सूरत को लूटा, रायगढ़ लूटा, पुरंदर की संधि भी करी है इन्होंने, शिवाजी ने पुरंदर की संधि भी करी। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड पे आप देखेंगे अष्टप्रधान, पेशवा, इन्हीं के टाइम पीरियड की बात है। अष्टप्रधान, पेशवा, चौथ, सरदेशमुखी, एक प्रकार के टैक्स सिस्टम था, सरदेशमुखी, चौथ, और आपने देखा पेशवा इनके टाइम पीरियड के ऊपर थी। और इनके 3 टाइप से इन्होंने अपनी सेना को बांटा हुआ था। पागा सेना, जिसमें आपके परमानेंटली घुड़सवार हुआ करते थे। उसके बाद आपके थे सिहलदार, जो आपकी अस्थायी घुड़सवार से टेम्पररी हुआ करते थे। फिर पैदल सेना, 3 टाइप से बांटा हुआ था। ठीक है, फिर इनके बाद शिवाजी के बाद शाहजी, आपके संभाजी हुए, फिर उनकी हत्या कर दी गई। फिर राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, ऐसे ही आते रहे जाते रहे। फिर बाजीराव हुआ, आपने सुना होगा बाजीराव मस्तानी, बाजीराव, तो बाजीराव आए। फिर मराठाओं के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा, फिर अंग्रेजों आए। फिर हम इसे मॉडर्न में देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ क्या रहा, इनका उत्कर्ष किस तरीके से रहा। तो ये पूरा मिडवेल इंडिया हमने देखा किस तरीके से, पूरा एक बार रिवाइज देख लूँ, मैं दिखा दूं आपको कि ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपका 1526 तक आपका बिल्कुल 1206 से लेके 1206, तो वैसे तो 712 ईस्वी थे, बट प्रॉपर 1206 से लेके 1526 तक आपकी दिल्ली सल्तनत रही। फिर इसके बाद 1707 तक आप देखेंगे मुगल रही। इसके अंदर हमने 5 वंश देखे, इसके अंदर हमने पूरी मुगल सल्तनत को देखा, बाबर से स्टार्ट करके औरंगजेब तक का देखा। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक के आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, और जो हमारा प्रयास था कि आपको जल्दी से रिवाइज करा दिया जाए, पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया जाए, वो बना दिया होगा। अगर प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि नई वीडियो मैं आपको तभी दूंगा जब इस वीडियो को आप अच्छे से शेयर करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो मैं आगे की मॉडर्न देने की बहुत सोचना पड़ेगा। अगर आप जल्दी से इसे शेयर करते हैं, बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं, तो मैं बहुत जल्दी ही आपको मॉडर्न भी दूंगा, और कंप्लीट भी इसके बाद एक कंप्लीट कंपाइल दे दूंगा जो और शॉर्ट होगी, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा उसकी कोई भी तैयारी कर रहा है उस तक पहुंचा दीजिए, बिल्कुल पहुंच जानी चाहिए। मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।